गाइस वेलकम बैक टू मनीषा कॉमर्स क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट किया है पढ़ना। लास्ट वीडियो में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग किया था और फाइनेंशियल डिसीजन कितने टाइप के होते हैं ये कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। और पहले की वीडियोज़ है मेरी जो जैसे कि मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे जितनी भी वीडियोज़ थी, अगर आपने वो भी नहीं देखे हैं तो उनका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज का टॉपिक है हमारा स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप क्या है, जो स्कोप है उसको मैंने कुछ पॉइंट्स में कवर किया है। हम देखते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए हम क्या कह सकते हैं कि जो फाइनेंस मैनेजर होता है, फाइनेंस मैनेजर है जो उसकी फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जॉब क्या आती है कि ये देखना कि जो हमारा बिजनेस है उसको कितनी कैपिटल चाहिए, एक बिजनेस के लिए कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है। वो एस्टिमेट्स लगाता है कि हमारे बिजनेस को चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए। ठीक है, एस्टिमेट्स लगाने के बाद वो क्या देखता है, वो फाइंडिंग द सोर्सेज, मतलब क्या है, वो सोर्स देखता है कि जो पैसा हमें चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए वो पैसा आएगा कहाँ से। लाइक मैं कह दूं कि मुझे बिजनेस को चलाने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो मुझे ये भी तो पता होना चाहिए ना, ये तो पता है कि 10 लाख रुपए की जरूरत है, अब मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि ये 10 लाख रुपए मैं एक्वायर कहाँ से करूंगी, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से एक्वायर करूंगी, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से, या फिर मुझे इक्विटी शेयर्स इश्यू करने हैं, डेट डिवेंचर्स इश्यू करने हैं, करना क्या है। मतलब क्या है कि पहले तो हम एस्टिमेट्स लगाते हैं, उसके बाद हम क्या कहते हैं, सोर्स है जो वो फाइंड करते हैं कि कहाँ से हम इस कैपिटल को एक्वायर कर सकते हैं। It is the process of making financial policy with regard to obtaining investment and control of financial resources of an enterprise। मतलब क्या कह सकते हैं हम कि ये जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, फाइनेंशियल पॉलिसीज का ये पूरा प्रोसेस है जिसमें हम देखते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ से ऑब्टेन करना है और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हमें कंट्रोल है जो वो कैसे करना है। क्योंकि जो फाइनेंशियल प्लान है ना वो इस तरीके से बनाए जाते हैं, इस वे से बनाए जाते हैं कि ना तो इनएडिक्वेसी हो ना ही जो हमारे फाइनेंस है वो एक्सेस में हो। क्योंकि देखिए अगर इनएडिक्वेसी होगी फाइनेंस की तो हम वेजेस नहीं पे कर पाएंगे, सैलरीज नहीं पे कर पाएंगे, हमारी प्रोडक्शन रुक जाएगी। राइट, मतलब सारा काम ही क्योंकि जब पैसे पे डिपेंड करता है और उसकी इनएडिक्वेसी होगी, एडिक्वेट फाइनेंस नहीं होगा तो हमारा तो काम ही रुक जाएगा। बट हम ये कहते हैं कि जो अमाउंट है वो एक्सेस में भी नहीं होनी चाहिए। एक्सेस में क्यों नहीं होनी चाहिए अमाउंट, क्योंकि जब एक्सेस अमाउंट होती है तो हमारे फंड्स हैं जो वो आइडल पड़े रहते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि पैसे से पैसा बनता है, राइट, पैसे से पैसा बनता है। अगर पैसा हमारे पास घर में खाली पड़ा है, ऐसे ही पैसा पड़ा है, उस पैसे से तो कुछ बनेगा नहीं। मतलब हम कहते हैं कि जो एक्सेस अमाउंट है वो भी नहीं होनी चाहिए। उस अमाउंट को, जो एक्सेस अमाउंट हमें लगती है उस अमाउंट को कहीं और इन्वेस्ट कर दो, हमें बिजनेस में नहीं जरूरत अगर उस अमाउंट की, कहीं और इन्वेस्ट कर दो। हम बैंक में एफडी करवा सकते हैं या कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पैसे को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं। ठीक है, तो मतलब फाइनेंशियल प्लान हमें इस तरीके से बनाने हैं ना तो इनएडिक्वेसी हो ना ही एक्सेस अमाउंट हो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सेकंड पॉइंट है हमारा डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, राइट, तभी हम कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो हम कैपिटल लगा रहे हैं बिजनेस में उसमें ओन्ड फंड मतलब इक्विटी कितनी है और उसमें बोरोड फंड्स यानी कि डिवेंचर्स वगैरह हैं जो वो कितनी हैं। ठीक है, जो रेशो होती है ओन्ड फंड्स की मतलब इक्विटी की और बोरोड फंड दैट इज डिवेंचर, उनकी रेशो, इक्विटी और डिवेंचर की जो रेशो होती है उसे हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो ये रेशो है कैपिटल स्ट्रक्चर की, ठीक है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो है क्योंकि इस पे बहुत सारा डिपेंड करता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, वो हमारा जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है, हमें हमारे जो फाइनेंस है जो हमने एक्वायर किया है वो किस कॉस्ट पे एक्वायर किया है। ठीक है, देखिए दिस रेशियो इज डिपेंड ऑन कॉस्ट एट विच वेरियस सिक्योरिटीज आर अवेलेबल। मतलब ये रेशियो डिपेंड करती है कि उस कॉस्ट पे जिस पे बहुत सारी सिक्योरिटीज अवेलेबल है। लाइक मैं कह दूं मेरे पास दो ऑप्शंस है, एक इक्विटी और एक डेट, जहां से मैं पैसा रेज कर सकती हूँ। राइट, अगर तो डेट मुझे सस्ता मिल रहा है, ठीक है, डिवेंचर्स है जो वो मैं
कम रेट पे इशू कर सकती हूँ, मतलब डेट है जो सस्ता मिल रहा है तो हम डेट इशू करेंगे, ऑब्वियस है हम इक्विटी नहीं इशू करेंगे फिर। बट अगर डेट ही बहुत ज़्यादा, लाइक मैं कह दूँ कि 25% पे मुझे डिबेंचर्स इशू करने पड़ रहे हैं, डेट है जो 25% पे मिल रहा है, तो मैं इस हालात में ही नहीं हूँ, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और डेट भी 25% पे मिल रहा है, तो मैं डेट है जो वो इशू नहीं करूँगी, तो मैं इक्विटी की तरफ जाऊँगी। मतलब क्या है कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हेल्प से ही देखते हैं उसके रेशो के कि क्या रेशो होनी चाहिए हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर की, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है जो वो क्या होना चाहिए, कितनी इक्विटी होनी चाहिए, कितना डेट होना चाहिए, या फिर जो हमारी कॉस्ट आ रही है कैपिटल को रेज करने की, क्या हम वो कॉस्ट पे कर सकते हैं या पे नहीं कर सकते। उस कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए, कैपिटल की कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए ही हम कैपिटल स्ट्रक्चर है जो वो डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मतलब जो फाइनेंस है वो हमें रेज कहाँ से करना है, फाइनेंस है जो वो हम कहाँ से एक्वायर करेंगे। देखिए जो फाइनेंस रेज करने के सोर्सेज है वो टू सोर्सेज होते हैं, एक तो होते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज और एक होते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज। ठीक है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से हम लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस बोरो कर सकते हैं, सॉरी फाइनेंस रेज कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म सोर्सेज से हम ऑब्वियस है शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस रेज कर सकते हैं, राइट। तो ये डिसाइड करना कि हमें लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म सोर्सेज को यूज करना चाहिए, हमें कौन से सोर्स को यूज करना है, लॉन्ग टर्म को या शॉर्ट टर्म को। तो ये भी एक बहुत क्रूशियल डिसीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो कि फाइनेंस मैनेजर को लेना पड़ता है। बहुत डिफिकल्ट डिसीजन है ये, क्योंकि जो ये डिसीजन है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग कितनी है, हमारे पास पहले के प्रॉफिट कितने पड़े हैं, या फिर अगर हम मार्केट से पैसा उठा रहे हैं, मार्केट से पैसा रेज कर रहे हैं, तो उस पैसे की कॉस्ट कितनी आएगी, कितना हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो हमें कौन कौन से बेनिफिट्स होंगे या कौन कौन से हमें नुकसान होंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ये देखना होता है कि जब हम पैसा रेज करने जा रहे हैं, ठीक है, जिस पर्पस के लिए हमें चाहिए वो किस पर्पस के लिए हमें पैसा चाहिए, हम पैसा रेज कर क्यों रहे हैं। अगर तो लगता है हमें बिल्डिंग खरीदनी है, ठीक है, बिल्डिंग खरीदनी है या किसी ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना है जिसमें हमें लगता है कि 10-15 साल के लिए पैसा चाहिए ही चाहिए, मतलब तो हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज की तरफ भागेंगे, मतलब या तो हम डिवेंचर्स इशू करेंगे, प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे या फिर इक्विटी शेयर इशू करेंगे, राइट। अगर हमें लगता है कि पैसा हमें 1-2 साल के लिए चाहिए तो हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज की तरफ भी जा सकते हैं कैपिटल रेज करने के लिए। मतलब क्या है, हमें सभी चीज़ों को, सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है जब हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को डिसाइड करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग क्या है, कॉस्ट हमें कितनी पड़ेगी और किस पर्पस के लिए हमें जो पैसा है वो चाहिए। वैसे हम सोर्स ऑफ फाइनेंस का एक पूरा चैप्टर करेंगे आगे आगे के आने वाले चैप्टर में सोर्स ऑफ फाइनेंस पर एक पूरा चैप्टर ही आएगा हमारा। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग क्या होता है, देखिए इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, दैट इज कैपिटल एंड बजट, कैपिटल और बजट। इट मीन्स मेकिंग ए बजट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब क्या है कि एक बजट बनाना किसके लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर होते क्या हैं, जब हम फिक्स एसेट्स खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स पे जो पैसा लगाते हैं उसको हम कैपिटल एक्सपेंसेस बोलते हैं। लाइक मशीनरी खरीदनी है, फर्नीचर खरीदना है, लैंड खरीदनी है, बिल्डिंग खरीदना है, प्लांट खरीदना है, तो उन पे जो भी हम एक्सपेंसेस करेंगे उन एक्सपेंसेस को हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे हमारी कि जो ये डिसीजंस होते हैं फिक्स एसेट्स को जो भी हमने खरीदने हैं, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंसेस जो भी हमने करने हैं, ठीक है, वो उनके लिए जो भी हमने डिसीजन लेना है, लाइक मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे ये बिल्डिंग खरीदनी है, मुझे ये बिल्डिंग खरीदनी है, और क्या है कि हम उस बिल्डिंग को खरीदने से पहले तो बहुत प्लानिंग कर सकते हैं, बहुत उसके प्रोज, उसके कॉन्स, उसके पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, बहुत कुछ चेक कर सकते हैं। बट जब एक बार हमने वो बिल्डिंग खरीद ली, ठीक है, एक बार जब हमने वो बिल्डिंग खरीद ली तो वो डिसीजन मेरा लॉन्ग टर्म हो जाएगा और इरिवर्सिबल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि मैंने आज बिल्डिंग खरीदी कल बेच दी। ऐसे डिसीजन जो हम लेते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स को खरीदने के, उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, इसलिए हमें बहुत ध्यान से ये डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ये डिसीजन है जो लॉन्ग टर्म होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। और इसमें जो कैपिटल बस्टिंग है, ठीक है, इसलिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम करते हैं, एसेट्स खरीदते हैं, उसके लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं,
ठीक है, जो बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ करते हैं। टेक्निक्स कौन कौन से, लाइक पे बैक पीरियड मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, मतलब बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि हमारा कैश आउटफ्लो कितना है, कितना कैश जाएगा, कैश इनफ्लो कितना होगा इस एसेट को खरीदने से, इस एसेट को खरीदने से हमें कितना फ़ायदा होगा, और इस सब को, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस। डिविडेंड तो आपको पता ही है क्या होते हैं, है ना। तो डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन मतलब डिविडेंड के रिगार्डिंग डिसीजंस लेने होते हैं, वो भी हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आते हैं। तो डिविडेंड क्या है, डिविडेंड एक ऐसी अमाउंट होती है, मतलब प्रॉफिट का एक ऐसा पार्ट जो कि हम शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेयर होल्डर्स को देते हैं। क्यों देते हैं भाई, क्योंकि उन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। जब हम उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो उसके बदले में हम उनको कुछ ना कुछ तो देंगे, दैट इज डिविडेंड। तो क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि हमें डिविडेंड है जो वो कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि हमें डिविडेंड है जो कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या हमें सारा प्रॉफिट है जो वो एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, या हमें सारा प्रॉफिट एज अ रिटेन्ड अर्निंग हमारे पास रख लेना चाहिए, या फिर हमें कितना पोर्शन है जो प्रॉफिट्स का कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना हमारे पास रखना है। मतलब ये एक बहुत कंफ्यूजिंग और बहुत हम कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब हम डिविडेंड के रिगार्डिंग डिसीजंस लेते हैं तो हम कौन कौन से क्वेश्चंस को फेस करना पड़ता है फाइनेंस मैनेजर को। फर्स्ट इज, शुड द डिविडेंड बी पेड एट ऑल, क्या हमें सारा का सारा डिविडेंड पे कर देना चाहिए। ठीक है, व्हाट शुड बी द प्रपोर्शन, या फिर प्रपोर्शन क्या आना चाहिए। लाइक प्रपोर्शन का से हमारा मतलब है कि मान लो 100 रुपीज़ हमारा टोटल प्रॉफिट है, 100 रुपीज़ हमारा, लाइक 100 रुपीज़ हमारा टोटल प्रॉफिट है, तो उसमें से मुझे कितना एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। लाइक मैं कह दूँ कि 80 रुपीज़ मुझे एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, या 20 रुपीज़ मुझे एज अ रिटेन्ड अर्निंग रखने हैं। मतलब 80-20 की रेशो होनी चाहिए, या फिर 20-80 की रेशो होनी चाहिए, 50-50 की रेशो होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द रेशो, रेशो होनी कितनी चाहिए, कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए रिटेन्ड अर्निंग का और रिटेन्ड अर्निंग का और हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड का। और नेक्स्ट क्वेश्चन राइज क्या होता है, शुड वी पे डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर और एट द एंड। और ये भी एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है फाइनेंस मैनेजर के सामने कि जो डिविडेंड हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है वो डिविडेंड है जो हमें ड्यूरिंग द ईयर पे करना चाहिए, लाइक अक्टूबर नवंबर में पे करना चाहिए, या फिर एट द एंड ऑफ द ईयर लाइक 31 मार्च, कब पे करना है डिविडेंड। और एक क्वेश्चन कौन सा अराइज होता है कि जो हमने डिविडेंड पे करना है क्या वो हम कैश में पे करेंगे या फिर हम बोनस शेयर इशू कर देंगे। क्योंकि इस सब के लिए हमें कैश भी देखना होता है, क्योंकि जब भी हम डिविडेंड पे करते हैं तो ऑब्वियस है वो डिविडेंड ऑलमोस्ट कैश में ही पे किया जाता है, डिविडेंड हमेशा कैश में पे किया जाता है। तो जो फाइनेंस मैनेजर है उसके सामने क्वेश्चन अराइज हो जाता है क्या हमारे पास सफिशिएंट कैश है। अगर सफिशिएंट कैश होगा तभी हम कैश में डिविडेंड पे कर पाएंगे। अगर हमारे पास सफिशिएंट कैश नहीं है डिविडेंड पे करने के लिए तो हम बोनस शेयर इशू कर देते हैं ताकि हमारे जो शेयर होल्डर्स है एक बार वो सेटिस्फाई हो सके, राइट। तो ये सारा कुछ हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही आता है क्योंकि ये है तो सारा फाइनेंस के रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो जो वर्किंग कैपिटल है वो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का डिफरेंस होता है, उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। जब हम करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं ना तो हमारे पास आती है वर्किंग कैपिटल। वैसे वर्किंग कैपिटल होती क्या है, जो फाइनेंस हमें डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए, दैट इज वर्किंग कैपिटल, राइट। हमें अपने शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, वेजेस पे करने के लिए, सैलरीज पे करने के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस पे करने के लिए जो हमें हमारे कैश चाहिए होता है बिजनेस में, उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो हमें देखना होता है कि जो हमारे बिजनेस है उसमें करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का कितना लेवल है, उसको हम कंट्रोल करके रखते हैं। कितने हमने करंट एसेट्स रखने हैं, कैश कितना होना चाहिए, बिल रिसीवेबल्स कितने होने चाहिए, बिल्स पेबल कितने होने चाहिए, क्रेडिटर्स कितने चाहिए, मतलब हम उन सब को हमारे कंट्रोल में रखना पड़ता है। लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल में क्या आ जाता है, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स और मेथड्स आ जाते हैं जो एक फाइनेंस मैनेजर है ना वो यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करता है, फाइनेंस को एलोकेट करने के लिए कि किस किस एक्टिविटी को हमने कितना कितना फाइनेंस एलोकेट करना है। लाइक परचेजिंग एक्टिविटी है उसको कितना फाइनेंस एलोकेट करना है, एडवर्टीजमेंट को कितना फाइनेंस एलोकेट करना है, या और अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं जो हमारे, उनको कितना कितना फाइनेंस एलोकेट करना है। फिर उसको मोनिटर करना कि जो फाइनेंस एलोकेट किया है
क्या वो सही तरीके से किया गया है, फाइनेंस जो भी एलोकेट किया है, जो डिपार्टमेंट्स है क्या वो सही तरीके से चल रहे हैं, कहीं कोई वेस्टेज तो नहीं हो रही है, और उसको कंट्रोल करना फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, ये सारा कुछ है जो वो फाइनेंशियल कंट्रोल में आ जाता है। और ये सब करता कौन है? ऑब्वियस फाइनेंस मैनेजर। तो इसके लिए फाइनेंस मैनेजर है जो वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करता है। कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये जितनी भी टेक्निक्स हैं फिलहाल आप सबको इनका नाम बता रही हूँ क्योंकि स्कोप में हमें इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट इन सभी टेक्निक्स पर हम एक पूरा पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। इन सभी टेक्निक्स को हम आगे के आने वाली वीडियोज़ में डिटेल से डिस्कस करेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग को मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ लास्ट वाली वीडियोज़ में, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। लास्ट वाली वीडियोज़ में हम मार्जिनल कॉस्टिंग को अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। बाकी जितनी भी टेक्निक्स हैं उनको हम वन बाय वन धीरे धीरे करके सारे टेक्निक्स को पढ़ लेंगे। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।